हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। मेरा नाम पायल है और आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के जो 3 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने पड़े। तो इसका आंसर है, एक तो सबसे पहला यही था कि हमें अपने इंडिया के लिए संविधान जो है उसको बनाना था। दूसरा, जो इंडियन यूनियन है हमारी, अब उसके अंदर सारे स्टेट्स को वापस एक बनाना, एक उसके अंदर लेके आना, ये सबसे बड़ी जरूरत थी। तीसरा था कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो, उसकी प्लानिंग कैसे करी जाए, यानी 5 ईयर प्लान्स, ये जो है चैलेंज था हमारे सामने। और हमारी कंट्री की एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, विदेश नीति जिसे कहते हैं, उसे डेवलप करना, ये सब जो है कुछ चैलेंजेस थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने पड़े। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्यों एक हिचक थी, अनिच्छा थी कि हम कंट्री को जो है वो लिंग्विस्टिक आधार पर जो है ना डिवाइड करें, यानी भाषा के आधार पर। तो मेन वजह क्या थी, क्यों हम नहीं चाहते थे कि उसको जो है लिंग्विस्टिक आधार पर जो है डिवाइड किया जाए, क्योंकि कंट्री पहले से ही डिवाइडेड थी रिलीजन के बेसिस पर। और ये माना जाता था कि अगर हमें अपनी कंट्री को जो है मजबूत रखना है और कोई भी बाहरी फोर्स आकर हमारी कंट्री का पीस और यूनिटी ना खराब कर दे, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि कंट्री को लिंग्विस्टिक आधार पर डिवाइड ना किया जाए। फिर है डॉक्टर अंबेडकर के जो है जब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में वी विल हैव इक्वालिटी और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी विल हैव इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ? तो उनका इसका कहने का मतलब ये था कि जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि खाली राइट टू वोट हमें दे दी जाए, उससे क्या होगा कि सबको जो है वोट डालने का अधिकार है। इससे ऐसा तो है नहीं कि जो बाकी और असमानताएं हैं, जैसे गरीब और अमीर के बीच में है, अपर या लोअर कास्ट के बीच में है, वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जैसे हम पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत लेकर चलते हैं कि 1 मैन 1 वोट और उसकी 1 वैल्यू, वो तो हमने फॉरेन जो है उस चीज को पहचान लिया, लेकिन यही चीज सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है हमारी, उसमें हमारा जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है सोशल और इकोनॉमिक, उसमें हम कभी भी एग्री नहीं करते इस सिद्धांत को कि 1 मैन 1 वैल्यू। इसलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी है। फिर था कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस नए नेशन के। सबसे पहले था कि हमारी जो कंट्री है यानी इंडिया और जो उसके अंदर लोग रहने वाले इंडियंस, उनको गरीबी से ऊपर उठाया जाए। कैसे उठा सकते हैं? एक टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस जो है उसको बना के, उसको बिल्ड करके। 1950 में जो है एक प्लानिंग कमीशन जो है उसका गठन किया गया ताकि वो सुटेबल नीति को डिजाइन कर सके हमारे आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह से 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसको बनाया गया और मेन फोकस इनका किसमें था कि सबसे ज्यादा जो हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे स्टील है, उनका डेवलपमेंट हो या बड़े बड़े डैम्स बनवाए जाएं। और ये जो सेक्टर्स थे ये पूरी तरह किसके कंट्रोल में आ रहे थे? स्टेट के कंट्रोल में। फिर आता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो लोग जो है थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद उनको एक करने में क्या समस्याएं आ रही थी। तो किस वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो क्या था? एक तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, दूसरी वो डिवाइडेड थी, एक बहुत बड़ा डिवीजन था हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की थी और इंडियंस की थी जो क्या कहते हैं अलग अलग फेथ्स को प्रैक्टिस करते थे। जो सिटीजन थे कंट्री के वो अलग अलग भाषा बोलते थे, उनका पहनावा अलग था, उनका खाने का तौर तरीका अलग था और उनके जो है प्रोफेशंस भी अलग अलग थे। तो ऐसे में सबको एक करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या था इंडिया का जब उसको इंडिपेंडेंस मिली? उस टाइम पे किस लेवल तक पे उसमें विकास हुआ था? जिस टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे जो उसका लेवल था डेवलपमेंट का वो बहुत लो था। ज्यादातर जो इंडियंस के मेजॉरिटी में लोग थे वो कहाँ रहते थे? गांव के अंदर। जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होते थे अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फसल उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी पकती थी। अब नॉन फार्म सेक्टर जो रूरल इकोनॉमी का था उसका क्या हाल था कि अगर बाई चांस फसल बर्बाद हो गई तो जो बार्बर है, कारपेंटर है, वीवर है या और सर्विस ग्रुप्स है, उनको भी जो है क्या कहते हैं पैसे नहीं मिलेंगे उनके काम के लिए, क्योंकि भाई जो कराने आएगा उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे उनको पैसे देगा? सब लोग इफेक्ट होते हैं।
सिटीज में भी जो है कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। फैक्ट्री वर्कर्स ज्यादातर जो है स्लम्स में रहते थे, बहुत ही जो भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, और उनकी भी पहुंच एजुकेशन हेल्थ केयर तक बहुत ही कम थी। कौन से ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस जो है ऑफर किए गए पुअरेस्ट और सबसे जो डिसएडवांटेज इंडियंस थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? सबसे पहले क्या हुआ, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी उसको खत्म किया गया। हिंदू टेम्पल्स जो थे वो पूरी तरह से खोल दिए गए सबके लिए, चाहे उसमें अनटचेबल्स जो थे उनको भी आना अलाउड था। कुछ परसेंटेज जो सीट्स की थी वो लेजिस्लेचर में और जॉब्स में जो है गवर्नमेंट की रिजर्व करी गई, जो मेंबर्स लोअर कास्ट थे उनके लिए। जो पहले अनटचेबल्स थे उनके साथ साथ, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और उनके साथ साथ आदिवासी जिनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अब उनको भी जो है रिजर्वेशन मिलने लग गया, जो लेजिस्लेचर सीट्स हैं उसमें भी और जॉब्स में भी। ये जो थे आदिवासी यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, ये जो है काफी डिप्राइव रहे, डिस्क्रिमिनेटेड रहे, जैसे कि क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट वाले। अब है क्वेश्चन कि कैसे पावर्स जो और फंक्शंस जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उनको डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो एक मेंटेन करने के लिए बैलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 3 सेट्स ऑफ लिस्ट जो है या सब्जेक्ट्स जो है उनको प्रोवाइड किया। पहला था यूनियन लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स आते थे टैक्स है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट, उसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और इसकी मेनली जिम्मेदारी किसकी थी, स्टेट्स की। तीसरी लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते थे जैसे फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों की एक तरह से ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है। फिर है प्लानिंग कमीशन का क्या रोल रहा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश यानी उसका गठन किया गया। अब ये कमीशन मेनली फोकस कर रहा था प्लानिंग पर 5 ईयर प्लान्स के, ताकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है उसको अपनाया, जहां पर दोनों ही प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में होंगी या दोनों के दोनों मौजूद होंगे, ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। और प्लानिंग जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ताकि जो भी इस वक्त हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन उभर रहा था उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 3 मार्क क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। इसी तरह से 5 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करती है अगले वीडियो।